नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पंचम भाव का जीवन में क्या क्या महत्व होता है, किस प्रकार की चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव संतान सुख को बताता है। जीवन में जो भी शिक्षा से होने वाली प्राप्तियां हैं वो पंचम भाव से देखी जाती हैं। कोई भी चीज़ अगर हम तय करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं और हमें उससे अचानक फ़ायदा, या कह सकते हैं सट्टा, कहीं सट्टा लगाना है, लॉटरी खरीदनी है। देखिए, पांचवें भाव में और अष्टम भाव में फ़र्क है। आठवां भाव अचानक तो दिलाता है लेकिन उसके बारे में हम तैयार नहीं होते हैं। और जो आठवां भाव है, याद रखना है, आठवां भाव यानी अचानक आपको नुकसान करवा सकता है या फ़ायदा करवा सकता है। उसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन जो पांचवा भाव है उसके लिए आप बाकायदा तैयारी करते हैं कि भाई मैंने एक लॉटरी खरीदी है, मैंने कोई लकी ड्रॉ लगाया है, उसमें से मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपका पंचम भाव मजबूत है तो इस प्रकार की चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी जातक का एजुकेशन का सही आकलन करना है तो 4 और 5 को मिलाकर देखना है। कारण कई बार हम व्यक्ति को ज़्यादा पंचम भाव देखा ज़्यादा मजबूत नहीं, हम तो कह देते हैं कि भाई इसके पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो। देखिए, अगर आपने ये जो बात बोली है ज्ञान ना हो, ये गलत साबित हो सकती है। कारण क्योंकि जो उसके एजुकेशनल एबिलिटी है, एजुकेशनल इंटरेस्ट है, वो चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। भाई सांसारिक रूप में हम उसको तब मानते हैं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, वो सर्टिफाइड नहीं हो पाया किसी कारण से। लेकिन चतुर्थ भाव बहुत मजबूत है तो वो अच्छा, उसकी जो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी, उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। अगर किसी कुंडली का चतुर्थ और पंचम दोनों मजबूत है, मतलब उसको अच्छी डिग्री भी मिली है और वो सच में एक अच्छा एजुकेटर है, वो बहुत ज़बरदस्त पढ़ा सकता है, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तो ये दोनों मिलाकर ही हम देख सकते हैं कि वो सर्टिफाइड है या सच में उसको कोर तक का ज्ञान भी है। क्लियर होगा? तो ये एक फ़र्क है, दो आपको समझना है। खाली सर्टिफाइड होने से, डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्स उसके पास है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कोर नॉलेज हो चीज़ों की, विषयों की बारीक पकड़ अगर है तो चतुर्थ भाव और कई ज्योतिषविद द्वितीय भाव को भी इसमें जोड़ देते हैं। और मुझे भी लगता है कई मामले में द्वितीय भाव की कमजोरी के कारण ही आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर पंक्चुअल नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा प्रॉमिसिंग नेचर बताता है। भाई क्या फ़ायदा, आपने क्यों इतना एजुकेशन ली है और आप किसी को वादा करके वादा नहीं पूरा कर सकते हैं, आप टाइमली ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। तो कोई भी काम आप टाइमली पूरा करें, ये भी एक अच्छे एजुकेटेड होने की निशानी है। भाई आप खुद प्रॉमिसिंग नहीं है, दूसरे को आप क्या सिखाएंगे प्रॉमिस करना। तो कहीं ना कहीं दूसरा भाव भी इसमें ऐड ऑन कर देना चाहिए ताकि उसको पता रहे कि ये व्यक्ति वादा पूरा करता है, अंत समय तक अपने वादे पर खरा उतरता है। तो उसको भी हम एजुकेशनल बैकग्राउंड जोड़कर देखते हैं। तो हमने बहुत ही प्रयास किया है सरल बनाने का। इसको बहुत लेंथी हो सकता है। पंचम भाव अकेला ही कम से कम 8 से 10 घंटे ले सकता है अगर हम उसको अलग अलग संहिताओं के हिसाब से, चाहे बृहत्पराशर रोरा शास्त्र है, जातक पारिजात है, या आपका और भी कई ऐसे ग्रंथ, अगर भृगु संहिता को भी मिला लें उसमें, और बहुत ऐसे ग्रंथ हैं, अगर सबके फलों को अलग अलग मिलाया जाए तो फिर वो कम से कम 7 से 8 घंटे की एक भाव की क्लास हो सकती है। लेकिन इतना दोनों के लिए कठिन होगा, मेरे लिए भी बड़ा कठिन होगा और आपको भी शायद वो समझना मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका जो हार्डनेस है बढ़ाता जाएंगे। अभी भाई थोड़ा लाइट लेवल पर हमने लिया है, फिर थोड़ा इसको और टफ करेंगे, फिर और टफ करते चले जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग सभी, जो हमारा प्लेलिस्ट है वो पूरी हो चुकी है, उसको देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप उसको पैरेलली चलाए रखें। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली की सही विवेचना करना चाहते हैं, बिना भृगु संहिता के संभव नहीं है। तो भृगु संहिता पूरी हम अपलोड कर चुके हैं चैनल में।
तो आप अपने चार्ट देखिए, अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट देखिए, उसमें क्या लोकेशन है प्लैनेट की वो देखिए, तो एक जनरल आइडिया आपको हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे प्लैनेट को इकट्ठा करना, उन पर एस्पेक्ट्स यानी क्या बोलते हैं PAC, पोजीशन, एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे, तो फिर आप एग्जैक्ट उसी फल तक पहुंच जाएंगे जो ऋषियों ने ग्रंथों में वर्णित किया है। क्लियर? तो अब इसमें जो हमने चार्ट बनाया, तो पंचम भाव सब समझते हैं। एक मतलब एकदम इन जनरल माने तो पंचम भाव का स्वामी पंचमेश में हो, प्लस का जो हमने निशान लगाया यानी शुभ है, एक जनरल आइडिया है। 5वें में है, चौथे में है, 7वें में है, 9वें में है, 10वें भाव में है, 11वें भाव में है, लग्न में है, द्वितीय में है, तृतीय में है। हालांकि कई ज्योतिषविद 5वें भाव के स्वामी को चतुर्थ में अच्छा नहीं मानते, कहते भी ये इसका व्यय करवाता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो अब मैंने अभी बताया 4 और 5 को मिला के हम किसी की शिक्षा और विद्या का सही आकलन कर सकते हैं। तो इनको इस समय के लिए अलग अलग ना होकर दोनों भाव को अगर एक भाव समझकर देखें तो ज्यादा सटीक होगा समझना। भाई क्यों? आपकी एजुकेशन एबिलिटी है वो, अगर इसका स्वामी यहां चला गया है तो कहीं ना कहीं वो दशम भाव को भी देख रहा है। दशम भाव यानी आपका कार्यक्षेत्र में भी आपको एजुकेशन का फायदा दिलवाएगा। और जब एजेंडा डिग्री सर्टिफिकेशन पूरा कहां हो रहा है? आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट में। इसका मतलब ये होता है आदमी महत्व ज्यादा देता अपने इंटरेस्ट को, बजाय कि सांसारिक उसको डिग्री सर्टिफिकेशन समय पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो प्रथम दृष्टा एक बार ऐसा लग सकता है कि शायद ऐसे व्यक्ति को टाइमली डिग्री नहीं मिल पाई होगी। क्लियर हो गया? लेकिन वो अपने प्रोफेशन में उसका भरपूर फायदा लेगा। और अगर ये मित्र राशि में है तो इसका दोष नहीं लगेगा। जैसे मेष लग्न में क्या है? सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठ जाते, मित्र राशि में, तो वो अपने से द्वादश का दोष नहीं मानना है। और भाई जैसे 6, 8, 12 में सामान्यतः बुरा माना जाता है, लेकिन अगर एजुकेशन का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल और सपोर्टिव राशि में बैठा हुआ है, तो अगेन उसके भी बुरे फल को काउंट नहीं करना है। क्लियर होगा? तो जो नेगेटिव साइन है वो एक इन जनरल है, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेनी पड़ेगी या कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। हमारे चैनल पर हम जल्दी ही उस प्राइमरी लेवल को इंटरमीडिएट, एडवांस और इंटीग्रेटेड तक पहुंचा देंगे, तो आप स्वयं से भी जान जाएंगे। लेकिन किसी किसी को थोड़ा जल्दी होता है जानने के लिए, तो फिर वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह ले सकता है अपनी कुंडली को डिकोड करने के लिए। अब इसमें हम कौन कौन से अच्छे और बुरे फल, अच्छे के लिए हमने शुरुआत वाले फल हैं और बुरों के लिए हमने ये ब्लू पेन से लिखा है। आप उसको जैसे भी ठीक लगता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। और हमारा मेन हमने जो इस समय रेफरेंस लिया है, हालांकि मैंने बताया कई ग्रंथ, फल दीपिका का भी हमने आधार बनाया, लेकिन अभी मेन हमारा जिसको बोलते हैं बाइबल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बृहद पराशर होरा शास्त्रा, उसी को हमने मेन रेफरेंस लिया है। यानी अगर कई चैलेंज आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध आ रहे हैं, तो हम फल दीपिका को डिनाई कर रहे हैं और बृहद पराशर होरा शास्त्रा को ऊपर रख रहे हैं। क्लियर? तो पंचमेश व लग्नेश, पंचम केंद्र व त्रिकोण में, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण पुत्र सुख और शिक्षा का सुख प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? 5वें भाव का स्वामी पंचमेश कहा जाता है, प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये पंचम में हो, केंद्र में, केंद्र यानी इनमें से किसी भी भाव में, त्रिकोण यानी 1, 5, 9 इन भावों में हो तो पूर्ण सुख और शिक्षा का सुख प्रदान होता है। उस हिसाब से भी ये बात सही है कि अगर पंचम का स्वामी चतुर्थ में आ जाता है तो दोष नहीं लगेगा। लग्न भी, लग्नेश मतलब माने प्रथम भाव में है या इनमें से किसी भी केंद्र में है, या 1, 5, 9, आपको पता है प्रथम भाव लग्न एज वेल एज, माने ये विष्णु हाउसेस भी है और ये लक्ष्मी हाउसेस भी है। इसको हम केंद्र भी मानते हैं और त्रिकोण भी मानते हैं।
प्रथम भाव को, ये बहुत ही शुभ भाव माना जाता है, इसी के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। तो पहली ये बात समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से, यानी कोई कुंडली कई बार बहुत सरल होती है, तो पहले सिंपल चार्ट लें जो सरल है, सिंपल जो टिपिकल है उसको छोड़ दीजिए, आप सिंपल चार्ट लीजिए, वो समझ में आ रहा है आपको कि सर ये बिल्कुल समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चार्ट पर जाइए। पंचमेश नीच तथा, अभी हमने वो ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो सामान्यतः कोई भी ज्योतिषविद ऐसी कुंडलियों में संतान ना होने की भविष्यवाणी करता है, लेकिन हमने इसको मतलब विशेष रूप से स्टार लगाकर लिखा है कि ऐसी कुंडलियों में भी संतान होते देखा गया, एक उसको बल मिल गया सिर्फ। तो आप देखिए, बुरी बात को सिर्फ एक बात ने रिकवर कर दिया। वो बुरी बातें क्या है भाई? पंचमेश नीच का है, फिर भी हमने इसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। पंचमेश आपका नीच राशि में है, बुध व केतु पंचम भाव में सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया? अगर बुध और केतु अनफेवरेबल राशि में है, और जब बुध और केतु इकट्ठा आएगा तो अनफेवरेबल कैसे देखा जाएगा? सिर्फ बुध का नेचर से देख लीजिए आप, क्योंकि केतु तो हेडलेस है, बुध जो करेगा केतु को भी वही करना है। अगर बुध किसी राशि में अनफेवरेबल महसूस कर रहा है तो फिर केतु भी वहां पर रिलैक्स मूड में नहीं रहेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि बुध व केतु पंचम भाव में है, नवमेश लग्न में है। ये जो टर्निंग पॉइंट आया, यानी ये हार जीत में बदल गई, ये किसने जीत में बदला, ये वो बात ध्यान रखनी है कि अगर नवम भाव का स्वामी लग्न में या प्रथम भाव में बैठ जाता है तो कमाल हो जाएगा। और ये कुंडली जिसमें किसी ज्योतिषविद ने, या आप भी अगर उसको साधारणता देख रहे हैं, तो उसमें संतान ना होने की भविष्यवाणी करेंगे, वो गलत साबित हो जाएगी आपकी भविष्यवाणी अगर सिर्फ नवमेश लग्न में आ जाते हैं। हालांकि 1, 5, 9 ये तीनों अगर आपस में हाउस इंटरचेंज कर रहे हैं या अपने भाव में बैठे हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो यहां पर हमने यही दिखाने का प्रयास किया है कि सिर्फ एक अच्छे भाव ने जातक को पुत्र दे दिया, हालांकि कष्ट उसको जरूर हुआ, जातक को कष्टों से पुत्र की प्राप्ति। भाई कोई उसको चिकित्सीय प्रयोग के बाद, कोई मेडिकल सर्जरी या विशेष प्रयोग के बाद, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करने के बाद उसको संतान की प्राप्ति हो गई। क्लियर हो गया? तो ये अपने दिमाग में रखना, बुध और केतु सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इस ना अच्छे मानने वाले ने भी हमें संतान दे ही दी। और एक बात और, पंचम भाव अगर बिगड़ता है तो खाली संतान पक्ष को नहीं कमजोर करेगा, आपकी डिग्री सर्टिफिकेशन में बाधाएं आएंगी, आपके माँ के एसेट्स में कमी आएगी, माँ को गले से रिलेटेड इशू हो सकते हैं क्योंकि ये माँ से द्वितीय है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से आपको टटोलनी है। फिर इसमें पंचम भाव में बुध, गुरु, शुक्र हो, बलवान होकर बुध, गुरु एवं शुक्र हो, पंचमेश भी बलवान हो, तो जातक को पुत्रों का पूरा सुख मिलता है। हालांकि जो शुक्र है वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं, बुध को बिना लिंग का माना जाता है। तो यहां पर एक बात रखने वाली है विशेष रूप से ध्यान, कि अगर वो गुरु उसमें डोमिनेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब मैं कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित या कोई मेल डोमिनेटिंग समाज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो हमारे ग्रंथों में है उसको रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। हम ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि भाई मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूं, ये मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। ठीक है, कुछ चीजों में हम प्रैक्टिकल सोच रखने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बाय द बुक जा रहे हैं तो उसमें जो लिखा है उसको सही मानना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार से बात कहता है कि भाई अगर बृहस्पति जो एक पुरुष लिंग प्रधान ग्रह है, अगर उनकी ज्यादा चल रही उस घर में तो फिर हम उसको ज्यादा बली मानेंगे। क्लियर हो गया? आपको उच्च शिक्षा और बहुपुत्र आपके जीवन में उसका सुख मिलेगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, पंचमेश लग्न से द्वितीय, यानी पांचवें भाव का स्वामी लग्न से द्वितीय यानी धन भाव में बैठा हुआ है।
या तृतीय तीसरे भाव में बैठा हुआ है जो आपका पराक्रम का भाव है, प्रथम यानी खुद लग्न में ही बैठा है, पंचम भाव में, नवम भाव में बैठा है उच्च या स्वराशि होकर, या तो उच्च में बैठ जाए या स्वराशि में बैठ जाए होकर बृहस्पति से भी दृष्ट अगर हो जाए तो उच्च शिक्षा और बढ़िया संतान सुख मिलेगा जीवन में। बात समझ में आ गई? पंचम भाव का स्वामी प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, क्लियर हो गया? पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में, और बृहस्पति से दृष्ट अगर हो तो शिक्षा का पूरा फायदा और संतान का पूरा सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। क्लियर? ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं। नेक्स्ट, पंचमेश उच्च राशि में, जो पंचम भाव का स्वामी है वो उच्च राशि में हो, लग्नेश से युत हो, लग्नेश के साथ अगर बैठ जाए, कारक ग्रह जो संतान का कारक माना जाता है वो बृहस्पति को माना जाता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आपकी डिग्री सर्टिफिकेशन के लिए भी हम बृहस्पति को बलि देखते हैं। कारक ग्रह बृहस्पति शुभ ग्रह से युत हो तो जातक जो है जिसकी कुंडली है प्रतापी पुत्रों का पिता होगा, यानी उसका प्रताप संसार में फैलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि पंचभाव कहीं ना कहीं आपके परंपरा से प्राप्त होने वाले पदों की बात करता है। तो अगर पंचम भाव का स्वामी बली है तो आपके परिवार में, मतलब जैसे पिता को जो प्रतिष्ठा से मिला, या आपको जैसे मान लीजिए पिता आपके जमींदार रहे कोई, या पिता शुरू से ही पूरे गांव में एक ही बड़ा डॉक्टर रहा, वो आपके पिता रहे, ऐसी ख्याति दिलाता है अगर इस प्रकार की कुंडली में कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्लियर हो गया? कोई अच्छे राजपुरोहित रहे, जमींदार रहे, पूरे एरिया के बड़े डॉक्टर रहे, इस प्रकार की ख्याति का फायदा आपके जीवन में भी आपको मिलेगा अगर ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। नेक्स्ट इज बृहस्पति परम उच्च। परम उच्च का मतलब यहां जो उनकी कुछ उच्च की डिग्रियां दी गई हैं। वैसे तो बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो जिन डिग्रियों में उनको बताया गया है, बृहस्पति को प्रायः जैसे कम डिग्री में रहें तो वो उच्च के हो जाते हैं। भाई 5 डिग्री 4 डिग्री तो कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो बृहस्पति परम उच्च और राहु की युति अगर द्वितीय भाव के स्वामी के साथ हो रही है। क्लियर हो गया? क्योंकि राहु कहीं ना कहीं अगर द्वितीयेश के साथ संबंध बना रहा हो, अगर द्वितीयेश इसके मित्र भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे भाव का मतलब होता है कुटुंब को बढ़ाने वाला, और राहु कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आधुनिक जीवन में अलग अलग प्रकार की सुख प्राप्तियां दिलाता है, अलग अलग जितने भी नए नए आविष्कार है उससे होने वाले सुखों की बात करता है। और अगर द्वितीयेश बली होता तो घर में इस प्रकार का संतान सुख और ये सब स्वाभाविक होता है। द्वितीय भाव अगर बली है तो कहीं ना कहीं कुटुंब को बता रहा है, और कुटुंब का मतलब संतान तो उसमें शामिल है ही। तो ये ध्यान रखना, युति द्वितीयेश के साथ नवमेश नवम भाव में, जो नवे भाव का स्वामी है नवमेश, वो नवे भाव में ही बैठा हुआ है, तो उच्च शिक्षा और धन संतान का सुख आपको मिलेगा। याद रखिएगा, पंचम भाव का स्वामी भी अगर द्वितीय भाव के साथ कहीं ना कहीं कंज्वाइन होता है तो उसको भी हम कुंडली का धन योग मानते हैं। शिक्षा से धन की प्राप्ति कराने वाला होता है ये। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बृहस्पति नेचुरल कारक होते हैं पुत्र के या शिक्षा के। तो बृहस्पति शिक्षा, यानी हम यहां पर अभी ज्ञान के साथ जोड़कर देख रहे हैं उसको। देखिए, आपकी विद्या, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, चतुर्थ भाव आपका मजबूत है, और आपको डिग्री सर्टिफिकेशन का पूरा फायदा मिला है क्योंकि आपका पंचम भाव मजबूत है। तो डिफरेंस है वो समझना है। बृहस्पति पंचम या नवम में शुभ होकर बैठे हो, बलि पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी बलि हो, द्वितीयेश दशम में, और जो दूसरे भाव का स्वामी है वो दशम में आ गया हो, तो क्या होगा? पिता पुत्र का पूर्ण सुख मिलेगा आपको अपने जीवन में। पिता का भी सुख और आपके पुत्रों का भी सुख आपको मिलेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम बृहस्पति को नवम से भी जोड़कर देख रहे हैं, और नौकरी से अकूट धन जोड़ लेता है आदमी, क्योंकि आपके धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी अपने एजेंडे को कहां पूरा कर रहा है? द्वितीय भाव का स्वामी अपने एजेंडे को दशम भाव में पूरा कर रहा है। देखिए, जब इस भाव का स्वामी यहां बैठता है, मतलब एजेंडा क्या है? ये एजेंडा मतलब उसको प्रोफाइल दिया गया धन, लेकिन ये धन बनाएगा कहां? आपके जॉब प्रोफाइल से बनाएगा। तो वो डिफरेंस याद रखना है। जब इसका स्वामी यहां बैठता है तो एजेंडा ये होगा, पूरा धन भाव में जाकर होगा, लेकिन अभी एजेंडा ये था, पूरा कहां हो रहा है? आपके जॉब प्रोफाइल में जाकर पूरा हुआ। तो धन संपदा जोड़ने में अच्छी कामयाब हो जाता है। फिर आती है बात पंचमेश की युति। पंचमेश मिल जाता है धनेश के साथ, द्वितीय भाव के साथ, और वो भी किस भाव में मिल रहे हैं? दोनों पंचम भाव में। तो विद्या से धन दौलत और अच्छी संतानें होंगी। आदमी अपनी शिक्षा से, क्योंकि धनेश जो है वो कहां के बैठ गया? यहां, यानी एजेंडा ये पूरा कहां हो रहा है? शिक्षा से पूरा हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ हमने विशेष जो धनात्मक योग है, पॉजिटिव योग है, वो लिए हैं। हालांकि ये अनगिनत है, जैसे मैंने बताया ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहो, अनगिनत है। लेकिन आप किसी कुंडली को देखें और मोटे मोटे ये योग आपको दिख जाए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कुंडली अच्छी है, इस भाव के अनुसार ये कुंडली अच्छी है। और इसी तरह से अभ्यास करते 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 हम उस थ्रेशोल्ड को पालेंगे, उस निशान को पालेंगे। कुछ इसमें बुरे योग भी हैं, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था बुरा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एट दैट इंस्टेंट, उस समय तो हमें बुरा लग ही रहा है, क्योंकि प्रारब्ध पुराना जो हमने कर्म किया था वो हमें याद नहीं है, कुछ बुराई रही होगी। क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, प्रकृति जो करती है सदैव अच्छा ही करते। अब लोग इसमें कुछ भी अवधारणा लगाएं कि सर क्या बात कर रहे हैं, इतने लाख लोग मर गए, कैसे अच्छा है? लेकिन प्रकृति कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ सकती है। प्रारब्ध अगर अपने मन से बनने लग जाए तो प्रलय आ जाएगी। तो इसीलिए वो तो हमें मानना ही है कि वो आपके कर्मों का अच्छा या बुरे फल हैं, वो हमें भोगना पड़ेगा। और जब भी हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी अकर्म करने लग जाते हैं, तो हम सशरीर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यानी मैं जीते जी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं, बस मुझे किसी भी अच्छे या कोई भी मैं कार्य कर रहा हूं उसके कर्म की इच्छा का मैं त्याग कर दूंगा। मान लीजिए मुझसे कुछ जीव हत्या भी हुई है, लेकिन वो जीव हत्या समाज के सुख के लिए, समाज की समृद्धि के लिए हुई है, और मैं किसी भी तरह से अगर मेरा भी कोई अहित हो रहा है उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करता, तो मुझे ना तो जीव हत्या का पाप लगेगा, और जो मैंने कोई समाज के लिए दान दिया उसको मुझे पुण्य भी नहीं लगेगा। मैं अकर्म में चला जाऊंगा, यानी मैं जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। तो ये बुरे फल हैं कुछ। पंचमेश अस्त, आपका पंचमेश यानी पांचवें भाव का स्वामी अस्त है, पाप ग्रह से युक्त है। उसका कुछ, वो स्वयं पाप ग्रह है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन वहां पर भी कभी कभी हमें कुछ ऐसी पॉजिटिविटी मिल जाती है कि भाई शनि है, कहीं ना कहीं उनको शुक्र ने सपोर्ट कर दिया, शुक्र के घर में आकर फिर वो अपने पाप वाले एजेंडे को थोड़ा मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि में उच्च के होते हैं शनि, और अपने पाप वाली में से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पाप युक्त निर्बल, निर्बल यानी इस समय जब वो कहीं बाहर इधर उधर कहीं जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कम डिग्री का नहीं होना चाहिए, ऐसे प्लैनेट को मैच्योर होना चाहिए। निर्बल है 6, 8, 12 षष्टम अष्टम द्वादश भाव में हो तो संतान सुख नहीं होगा जातक को। क्लियर हो गया? कैसे? पंचमेश अस्त है, पाप ग्रहों से युक्त है, बहुत कम डिग्री का इन हाउसेस में चला गया है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख नहीं होगा। और कहां से पुष्टि करेंगे इस नेगेटिव स्टेटमेंट की?
पंचम भाव में बुध और केतु, मैंने पहले भी बताया था, बुध और केतु का मिलन पंचम भाव में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। वो एक एक्सेप्शनल केस था, वो मैंने जानबूझकर लिखा ताकि आपको याद रहे कि एक अच्छा योग अगर बन जाता है तो कई बुरे योगों को काट देता है। तो बुध और केतु बैठे हैं वहां पर, सैड मूड में बैठे हैं, यानी वो वहां पर फेवरेबल मूड में नहीं बैठे हुए हैं। पंचमेश भी नीच होकर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है। तो स्त्री काक बंध्या होगी आपकी जो माने यहां पर स्त्री का मतलब जिस जातक की कुंडली हमने ली, अगर वो किसी महिला जातक की कुंडली है तो उस महिला को एक संतान के बाद और कोई संतान नहीं होंगी। काक बंध्या माने एक संतान अगर मान ले गर्भ में नष्ट हो गई या होते ही मर गई, उसके बाद उसको कोई संतान नहीं हो, इसी को कहा जाता है स्त्री काक बंध्या। एक के बाद कोई गर्भ धारण नहीं होगा उसको। ये विशेष रूप से देखा जाता है। बुध और केतु नहीं आने चाहिए, और अगर हैं तो शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़े तो फिर उसका बुरा दोष नष्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं अगले, चंद्रमा यदि लग्न से अष्टम, क्लियर हो गया, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, बृहस्पति चंद्रमा से अष्टम भाव में बैठा है। भाई यहां से चंद्रमा बैठा हुआ है अष्टम में, और यहां से गिनेंगे 7, 8, बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, यानी बृहस्पति चंद्रमा से अष्टम हो गए। और क्या कंडीशन है, खाली इतने से नहीं, पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो। चंद्रमा पर भी पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो रही है, बृहस्पति पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि या युति हो रही है, तो जातक दूसरी जात से उत्पन्न होता है। मतलब उसके माता पिता अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, कोई यूरोपियन है, कोई एशियन है, इस प्रकार से वो उत्पन्न होता है। और अगर इसमें जैसे एकादश भाव भी और कुटुंब भाव 2 नंबर भी पीड़ित है, तो वो उत्पत्ति जातक को दुख दिलाने वाली होती है। लेकिन अगर एकादश भाव यानी इच्छा पूर्ति का भाव मजबूत है, कुटुंब का भाव मजबूत है, तो ठीक है, वो अलग अलग जातियों से उत्पन्न हुआ है वो, लेकिन जीवन उसका समृद्ध रहेगा। माने मेनली तो हम द्वितीय भाव यानी रिसोर्सेस का भरपूर उपयोग कर पाएगा वो। और अगर 11वां भाव मजबूत है तो उसकी इच्छा पूर्ति में भी कोई कसर नहीं रहेगी। तो दोनों को कोई भी बुरा भाव जो हम देखते हैं तो ये जरूर देखें, आप किसी भी बुरे भाव को टटोलते समय आप ये जरूर देखें कि एकादश और आपका जो द्वितीय भाव उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि अगर वो फेवरेबल मूड में बैठे हैं, 11 और 2 नंबर के स्वामी, और ये 2 भाव भी फेवरेबल है, तो आदमी का कहीं ऐसा बन सकता है माहौल कि भाई उसको किसी भाव का कोई नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है। भाई जैसे मान लीजिए 9वां भाव का बड़ा कमजोर आ रहा है, लेकिन आपका 11 और 2 मजबूत है, तो पिता से आपको कुछ कारण से सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन आपके घर परिवार, आपके कुटुंब में कभी भी पिता के कारण कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आपकी इच्छा पूर्ति में कभी पिता के कारण कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस प्रकार से देखना है। और एक बात और, सर्वाष्टक वर्ग अगर ये तय करता है कि पिता के भाव में आपके अंक कम है, मान लीजिए 20 नंबर है, 22 नंबर है, ये तो बात तय है, 9वें भाव से संबंधित किसी विषय में कमी आ सकती है। अब ये कमी किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया, उसके लिए आपको डिविजनल चार्ट की मदद लेनी पड़ेगी। वो भी तब मिल सकती है जब टाइम आपका एक्यूरेट हो। जैसे मान लीजिए 22 नंबर है, तो अगर हम सीधा D1 चार्ट को देखकर ये बात कह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पिता संबंधी कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो जीवन में कम रही होंगी। लेकिन इसमें 2 प्रकार की बात आती है। कम रही है मतलब क्या पिता का जीवन कम रहा है, या आपकी और पिता की नहीं बनी, ढिशुम ढिशुम रही है। कहते हैं नहीं सर, पिता के साथ तो मेरी खूब बनी, पिता तो मुझे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उनकी आयु ही नहीं रही ज्यादा। तो ये डिफरेंस आपको डिविजनल चार्ट बताएगा। क्लियर हो गया। जहां हम स्पेशली वो चार्ट रखते हैं जहां जीवन में माता पिता के संबंध और हम अपने सुख का अंदाजा लगाते हैं।
अगर सुख भाव में भी यहां पर कम नंबर आ रहे हैं तो पिता से सुख नहीं मिलेगा। और माता पिता के चार्ट में अगर हम कहीं नवम भाव को पीड़ित मान रहे हैं तो हम ये कह देंगे भाई पिता की आयु कम होगी, क्योंकि उसकी पुष्टि सर्वष्टक वर्ग कर रहा है। तो ये डिफरेंस धीरे धीरे हम खुद ब खुद, भाई नंबर कम है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन किस विषय में कहा गया है? सप्तम भाव में नंबर कम है तो क्या हर बार पत्नी को ही समस्या आएगी? नंबर देखो, अगर बहुत ही कम है तो फिर तो सभी विषयों में समस्या आ जाएगी। सप्तम भाव में 18 नंबर है, पत्नी के लिए भी समस्या, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में भी समस्या, पार्टनरशिप में समस्या, यात्रा में समस्या, विदेश यात्रा को भी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर 25 नंबर भी हैं, 25 नंबर हम वैसे सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं, 28 नंबर का मतलब तो हमें बॉदर ही नहीं करना है, सर्वष्टक वर्ग की बात कर रहा हूं। यहां 25 नंबर आ गए, या हम अगर पंचम भाव की बात करें तो यहां पर 25 नंबर आ गए। तो अगर यहां 25 नंबर आ गए हैं तो देखो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो हो सकती है। लेकिन अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, कि संतान के लिए कह रहा है नंबर कम, या आपकी पढ़ाई बड़ी दिक्कतों से हुई है, भाई समय पर नहीं हो पाया, पेपर आपने दिया, रिजल्ट नहीं आया, वेटेड रहे, 1 साल पीछे चले गए, वो समस्या आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आपका अलग से आपका D7 चार्ट भी देखिए, और आपके जो विद्या को बताता है D24 भी देखिए, D4 भी देखिए, तब आप इसको अलग कर पाएंगे और सर्वष्टक वर्ग का सटीक अंदाजा लग पाएगा। तो यहां तक हम समझ पाए, अभी क्लियर हो गया? आई थिंक चंद्रमा से हमने बता दिया। फिर आती है बात पंचम भाव। पंचम भाव में अधिक पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। जैसे 3 ग्रह युति बना रहे हैं, पाप ग्रह, मंगल, शनि, राहु यहीं पर आकर झगड़ा कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। क्लियर होगा? कई बार मंगल और शनि की युति कुछ अच्छा इंजीनियरिंग का काम भी कराने वाला होता है। भाई जैसे मान लो जो मकर राशि शनि स्वग्रही होते हैं, मंगल एक्सेल कर जाता है, तो ये कुछ अलग प्रकार की इंजीनियरिंग एडवांटेज दिला देता है। लेकिन संतान भाव में अगर इस प्रकार की कोई जुगलबंदी आती है, स्पेशली अनफेवरेबल मूड में है, लड़ने झगड़ने के मूड में बैठे हुए हैं, मंगल, शनि, राहु, इन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, उन पर रोक लगाने वाला भी कोई नहीं है कि भाई चलो बृहस्पति नहीं तो शुक्र ही नजर डाल रहे हैं, दैत्य गुरु हैं वो भी, उनकी भी पूरी इज्जत करते हैं, शनि भी इज्जत करते हैं उनकी, राहु भी इज्जत करते हैं, केतु भी, तो वो भी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। इस कंडीशन में शिक्षा व संतान का सुख आपको बहुत कम मिलेगा, बाधाएं आएंगी। क्लियर हो गया? अब हम ये किसी भी कुंडली को देखकर अगर ये बोल रहे हैं कि भाई तेरे जीवन में संतान का सुख, शिक्षा का सुख नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं चाहूंगा इस बात को बोलने से पहले आप काफी ज्यादा सतर्कता बरतें। एक चार्ट से संबंधित जब तक आपने सारे विषय नहीं टटोल लिए हैं, तब तक आप इस प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी ना करें। इससे अनावश्यक भय तो पैदा होता ही है, आपकी शुद्धता भी खंडित हो सकती है। हो सकता है आपने एक ही पक्ष देखा हो उसका। तो अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आखिरी में लिखा हुआ है जो निर्विवाद है। मतलब अगर ऐसा है तो जीवन में पंचम भाव का सुख नहीं है। क्या वो बात क्या है? लग्न से पंचम और पंचमेश दोनों, लग्न से पंचम और पंचमेश, चंद्रमा से पंचम और पंचमेश, चंद्रमा जहां बैठे वहां से भी आप देखा कि वहां से पंचम भाव कौन सा है, यानी भाव और भावेश। D7 जो आपकी संतान को बताता है, D7 में D1 का पंचमेश, याद रखिएगा, D7 चार्ट आपने उठाया, उसमें D1 का पंचमेश आपने देखा। बृहस्पति भी कमजोर, आपका D1 में बृहस्पति भी कमजोर है। इसमें आप यह भी शामिल कर सकते हैं कि D24 में भी D1 का पंचमेश।
सभी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो संतान शिक्षा का सुख उसके जीवन में कभी नहीं मिलेगा। उसको पूरा जीवन बिना शिक्षा और बिना संतान के बिताएगा। क्लियर हो गया? लेकिन इतना बड़ी बात करने के लिए उसको सारे चार्ट की मदद, चंद्र कुंडली से भी, लग्न कुंडली से भी, D7 से भी, D24 से भी पुष्टि करनी होगी, और जो उसका कारकत्व है बृहस्पति, उससे भी देखना होगा। अगर सभी पुष्टि कर रहे हैं, कहता सर अब कोई ऐसा कारण नहीं बचा है कि आपको कहीं बल मिले। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।